आज के इस वीडियो में हम करेंगे करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का यूनिट 2। इससे पहले यूनिट 1 में करा चुकी हूँ, तो आज हम यूनिट 2 करेंगे, इकाई 2 करेंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है क्योंकि पिछले साल ये नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इकाई 2 जो है इसका नाम है शिक्षण शास्त्र के मूल, यानी बेसिक्स ऑफ पेडागोजी। तो पेडागोजी तो आप जानते ही हो, मतलब फर्स्ट ईयर में भी पेडागोजी आपने पढ़ी है, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी पढ़ी है, मैथ में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, है ना। तो अब आप ये समझोगे कि पेडागोजी होती क्या है, पेडागोजी आखिर क्या है, ये जो शिक्षण शास्त्र है ये है क्या आखिर। ये जो शिक्षा है, शिक्षण है, जो हम पढ़ाते हैं, ये एक तरह का शास्त्र है, तो ये कैसा शास्त्र है, क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें हम इस इकाई 2 में पढ़ेंगे और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम पूरा सिलेबस वाइज ही आगे चलेंगे। तो टॉपिक 1 जब हम उठाते हैं तो आता है हमारा शिक्षण विज्ञान, या फिर शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं, पेडागोजी इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी अवधारणा प्रकृति और स्वरूप। प्रकृति और स्वरूप ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसका नेचर कैसा है या फिर उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एग्जाम में चाहे नेचर पूछे चाहे स्वरूप पूछे, आपको एक ही चीज़ लिखनी है। यहाँ तक कि अवधारणा भी जो है ना, आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो बात करें इसकी अवधारणा की कि ये है क्या, तो शिक्षण विज्ञान या फिर जो शिक्षण शास्त्र है वो अध्यापन की कला है। अध्यापन यानी पढ़ाना, एक टीचर जो पढ़ाता है उसका वो एक आर्ट है। विज्ञान व व्यवसाय है, ये विज्ञान भी है, विज्ञान को सीखा जाता है, और व्यवसाय तो है ही। और क्या है शिक्षण शास्त्र, पाठ्य वस्तु को पढ़ाए जाने की तकनीक सुझाता है कि जो पाठ्य वस्तु है या जो करिकुलम है उसको कैसे पढ़ाया जाए, ये भी हमें किसमें, शिक्षण शास्त्र में ही पता चलता है। बालक के अधिगम पर ये बल देता है, मतलब जो हमारा शिक्षण शास्त्र है इसका मूल ही क्या है कि बालक का अधिगम होना चाहिए। अगर बालक सीख नहीं रहा तो फिर बेकार है वो शिक्षण शास्त्र, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो फिर डेफिनेशन जरूर करनी है। तो वॉटकिंस व मार्टियर ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा ऐसी संज्ञानात्मक तैयार की गई क्रियाएं जिससे दूसरे व्यक्ति के अधिगम में वृद्धि हो, वही कहलाती है शिक्षण शास्त्र। यानी एक व्यक्ति जो अपनी संज्ञानात्मक तैयारी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाता है, जैसे टीचर जो है वो बालकों को सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता है, उनका अधिगम में वृद्धि करता है, तो यही होता है हमारा शिक्षण शास्त्र। अब बात करेंगे इसकी प्रकृति की, नेचर की, या फिर स्वरूप जो है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो सबसे पहले देख लो कि जो पेडागोजी है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो पेडागोग, ये जो देख लो स्पेलिंग, व्युत्पत्ति जो हुई है उसकी पेडागोग्यू से हुई है, जो कि यूनान भाषा का एक शब्द है। और फिर आगे अगर हम इसके नेचर की बात करें जाए तो इसमें क्या होता है, नवीन अधिगम से जोड़ना। मतलब ये नहीं कि एक ही चीज जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं सदियों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नई नई जो जानकारियां हैं वो ऐड ऑन होनी चाहिए। विद्यार्थी के सक्रिय आवेष्टन, इसका एक नेचर ये भी है शिक्षण शास्त्र का कि इसमें जो है विद्यार्थी का सक्रिय, एक्टिव जो होता है वो नेचर होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी इसमें रखना है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से, हर बालक एक दूसरे से अलग होता है। स्वतः अधिगम को प्रोत्साहन, कि यदि बच्चा खुद भी कुछ सीख रहा है तो उसको भी प्रोत्साहन देना है। विभिन्न स्तर का ज्ञान प्रदान करना, जितने भी स्तर हों। मूल्यांकन तकनीक का सुझाव देता है। मचान अधिगम की पोषक, यानी जो मचान अधिगम है, जो सीखना है उस पर बल। मचान का मतलब जो सीखना है और जो बच्चे ने नहीं सीखा उसके बीच में जो मचान बनी हुई है ना, वो बच्चे को हमें बताना है। अनौपचारिक अधिगम को बढ़ावा, ये सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक भी होनी चाहिए। और क्या नेचर है इसके, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, अध्यापन विकास पर बल देता हो, और व्यक्ति व सामाजिक प्रक्रिया उनके परिणामों को भी ये बढ़ावा देता हो। तो ये हमारे नेचर हैं शिक्षण शास्त्र। आगे चलते हैं, अध्यापन के सिद्धांत और सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले सिद्धांत देख लेते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स बोलते हैं जिसको। तो पहला जो सिद्धांत है वो है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, कि जो अध्यापन है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। सहकारिता का सिद्धांत, कॉपरेशन मिलना चाहिए। सृजन का सिद्धांत, क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
प्रगति का सिद्धांत, यानी वो प्रगति करे, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए उसमें। और कौन से सिद्धांत है हमारे? व्यक्तियों में विभिन्नता का सिद्धांत, वो जो इंडिविजुअली डिफरेंसेस जो होते हैं उसका। परिवर्तन व आराम का सिद्धांत, इसमें चेंज भी होना चाहिए और रेस्ट भी होना चाहिए। स्व अभिव्यक्ति का सिद्धांत, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन भी बच्चा कर सके, उसके पास क्या ज्ञान है, क्या क्वेरी है, वो भी वो बताएगा। त्वरित प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी इसमें प्रॉपर फीडबैक भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाते जाओ, ना हम कोई मूल्यांकन कर रहे हैं, ना हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें फीडबैक तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत नहीं होगा। तो ये हमारे शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत थे, या फिर अध्यापन के सिद्धांत आप कह सकते हो। दूसरी चीज है सूत्र या फिर मैक्सिम्स, इसको बोलते हैं। तो इसके जो सूत्र हैं वो है मूर्त से अमूर्त की ओर, कि जो चीजें भौतिक रूप से दिखाई दे रही हैं उनके जरिए हम बच्चों को जो नहीं दिखाई दे रही चीजें वो भी सिखाएंगे। विशेष से सामान्य की ओर, कि कोई विशेष चीज जो है हमने उसको सिखा दी, और फिर मान लीजिए कोई चीज बहुत विशेष है, बड़ी है, तो उसे हम सामान्य तक लेकर आते हैं बच्चे को समझाने के लिए। फिर बच्चे के लिए टाइम पे वो चीज बिल्कुल कॉमन हो जाती है समझने के बाद। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि बच्चा जो जानता है उसका इस्तेमाल करके जो चीजें अज्ञात हैं उनका पता हम लगवाते हैं। सरल से जटिल की ओर, पहले सरल से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे बच्चे का जटिल की तरफ हम लेके जाते हैं, ये सूत्र हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश का मतलब क्या है? पहले हमने ब्रॉड एक चीज बता दी, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके स्टेप वाइज जो है हमने बता दिया। नजदीक से दूर की ओर, पास की चीजें सीखकर फिर धीरे धीरे दूर की चीजें सिखानी है। वास्तविक से प्रतिरूप की ओर, वास्तविक चीजें जो भी हैं उनसे हम बच्चों को सिखाएंगे और फिर प्रतिरूपों का भी प्रयोग करेंगे, कल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। तो ये होते हैं मैक्सिम्स या फिर सूत्र अध्यापन के। अगला हमारा टॉपिक है अध्यापन और अधिगम के मध्य में संबंध, यानी अध्यापन यानी जो टीचर जो पढ़ा रहा है, और अधिगम यानी जो बच्चा सीख रहा है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। पहला, अध्यापन को प्रभावित बनाकर ही अधिगम को बेहतर किया जा सकता है। ये संबंध हो गया कि अगर अध्यापन अच्छा होगा तो फिर अधिगम भी अच्छा होगा। अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण युक्तियों का चयन करना चाहिए। अगर अधिगम के लक्ष्य प्राप्त करने हैं ना, बच्चे को सिखाना है कुछ भी, तो उसके लिए हमें शिक्षण युक्तियां कैसी यूज करनी होंगी? प्रभावी, काफी इफेक्टिव होंगी। थर्ड थिंग, अधिगम की गुणवत्ता का आधार अध्यापन की गुणवत्ता है, कि अधिगम में जितने ज्यादा गुण होंगे जितने की अध्यापन में गुण होंगे। यदि टीचर में गुण है ना, यदि टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो बच्चे को भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा। उसके बाद अध्यापन का लक्ष्य ही अधिगम है। टीचर है ही इसलिए कि वो बच्चे को सिखा सके, ठीक है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो टीचर का तो कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। अध्यापन उद्दीपन है और अधिगम उसका प्रत्युत्तर। उद्दीपन यानी स्टार्टिंग है अध्यापन, और फिर उसका प्रत्युत्तर यानी जो रिजल्ट है वो होता है अधिगम। तो मेन चीज तो अधिगम ही है ना, कि बच्चा सीखे, किसी भी तरीके से सीखे, ठीक है। और अध्यापन और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है। तो ये इनके संबंध हो गए। अब आगे चलते हैं अध्यापन की युक्तियां। युक्तियां यानी टेक्निक्स, तो इसमें हम 4 पढ़ेंगे: व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रयोग और परिचर्चा। यही आपके सिलेबस में भी है। मैं इन सबको एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन क्योंकि पेपर में आता है, इनके गुण भी बताओ और इनकी सीमाएं भी बताओ, ड्रॉबैक्स भी बताओ, तो मैं दोनों चीजें बताऊंगी साथ साथ। तो सबसे पहले हम लेक्चर यानी व्याख्यान विधि की बात करें, तो इसमें जो सामर्थ्य है यानी गुण जो है, उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्याख्यान होता क्या है। वैसे भी आपको पता ही होगा, लेक्चर आपने भी लिए होंगे, या कॉलेज में जो लेक्चर दिए जाते हैं सिर्फ टीचर ही बोलता जाता है। इसके गुण क्या क्या है? इसका गुण है बड़े समूह के लिए उपयोगी है ये, अगर बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, सेम अगर उनका मेंटेलिटी लेवल है तो। इसमें समय की बचत होती है। एक लचीली विधि है, टीचर अपने अनुसार जो है लेक्चर को कंप्लीट कर सकता है। पूरक व संपूरक नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। श्रवण द्वारा अधिगम में सहायक है ये, जो बच्चे सिर्फ सुनकर याद करते हैं ना, या जो देख नहीं सकते सिर्फ सुन सकते हैं, तो उनके लिए लेक्चर वाली विधि अच्छी है। और प्रचालनी सुविधा और कठिन अवधारणाओं के लिए उपयुक्त है। अगर कोई मुश्किल चीजें हैं, बच्चे सुनते नहीं है, तो लेक्चर विधि से हम उनको समझा सकते हैं। छात्रों के लिए ये सुविधाजनक होता है। नेत्र और नेत्र से कांटेक्ट हो जाता है, आई कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है इसमें, क्योंकि टीचर जब बोल रहा होता है तो बच्चे उनको देखते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं?
पहला कि ये एक मार्गीय संप्रेषण है, बिल्कुल सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसमें निरस्ता होती है, बच्चे बोर होते हैं, उपासियां लेते हैं। और बना बनाया जो मसाला है या फिर स्पून फीडिंग कहते हैं जिसको, वो दिया जाता है, यानी टीचर जो बना के ले आए वही बोला जा रहा है, कोई उसमें नई चीज नहीं आ रही, बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। और श्रम साध्य कार्य होता है, इसमें काफी मेहनत भी लगती है, टीचर लगातार बोल रहा है और बच्चे भी लगातार सुन रहे हैं। कम अधिगम, इससे अधिगम ज्यादा नहीं होता। व्यक्ति विभिन्नता की उपेक्षा होती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस बच्चे को इस विधि से हेल्प हो रही है, किसको नहीं हो रही। निम्न कक्षा के लिए अनुपयुक्त, छोटे बच्चों को तो हम लेक्चर विधि से पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना हो तो हमें 10 तरीकों से समझाना पड़ता है। विशेष अधिगम के लिए अनुपयुक्त, कि अगर कोई विशेष प्रकार हमें सिखाना है उन्हें, जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट बताना है, तो क्या सिर्फ लेक्चर देकर समझा सकते हैं क्या? नो। तो फिर ये यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाता है इसका। अगला जो हमारा टेक्निक है वह है डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन। फर्स्ट ईयर में भी किया होगा आपने माइक्रो टीचिंग में। प्रदर्शन विधि क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रदर्शित करना कुछ ना कुछ। तो ये इसके सामर्थ्य यानी गुण पढ़ लेते हैं। सक्रिय साझेदारी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हम जैसे चार्ट पेपर दिखा दिया या पपेट दिखा दिया, तो ये सब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, या एक्टिंग करके दिखा दी, ठीक है। तो इससे सक्रिय साझेदारी बच्चों का भी हो जाता है उसमें। वैज्ञानिक कौशल का विकास होता है, मॉडल वगैरह दिखा देते हैं। रुचि बनाए रखता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, इसमें सारी ज्ञानेंद्रियां प्रयोग होती हैं। कम समय में ज्यादा प्रभावी होता है, ये प्रभावी अधिगम होता है इससे। सहकारी अधिगम, यानी बच्चे भी इसमें कोऑपरेट करते हैं। अवलोकन चिंतन व तर्क शक्ति का भी इसमें विकास होता है। ये तो इसके हो गए फायदे। नुकसान की अगर बात करें तो इसमें सीमित ही अवसर होते हैं। अब जरूरी नहीं है ना हर बार हम मॉडल ही लेके आ जाएं, हर चीज का मॉडल तो नहीं बन सकता ना। अधूरा अभिव्यक्तिकरण, कई बार इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं मॉडल से, लेकिन अदर चीजें हमें मुंह से ही एक्सप्लेन करनी होती हैं। ये खर्चीली होती है बिल्कुल, भाई चार्ट पेपर लाओ, कलर यूज करो, फिर मॉडल बनाने में भी बहुत पैसा लगता है। अध्यापक गति के साथ असामंजस्य हो जाता है। ना ध्यान देने वाले बच्चों पर तो अध्यापक नजर ही नहीं रख पाता कि कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीमित अनुप्रयोग है इसका, कहीं कहीं भी यूज कर सकते हो। व्यक्ति विभिन्नता के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। अगर आप मॉडल से पढ़ा रहे हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको अलग से दूसरा मॉडल बना के नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन नाम से पता चल रहा है इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ज्यादातर साइंस में या मैथ्स में वगैरह में हम करते हैं, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके सामर्थ्य यानी गुण क्या क्या है? प्रयोग और वक्तव्य, कि जो प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बिना किए तो समझ में नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पर हम वो करके दिखाएंगे। परिकल्पना का स्पष्टीकरण, कि जो हमने इमेजिन किया है उसको अभी एक्सपेरिमेंट से करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी वो चीज। न्यास एकत्रित करना, यानी डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है कई बार। न्यास विश्लेषण, फिर उसका विश्लेषण भी होगा। प्रयोग विवरण दिया जाएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किस तरीके से हुआ है। सामाजिकरण रुचिपूर्ण होता है ये वस्तुपरक प्रभावी, विद्यार्थियों की इसमें साझेदारी होती है। और पुनरावृत्ति द्वारा प्रमाणिकता, कि हम बार बार एक एक्सपेरिमेंट को कर बार बार हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक बात है, ये सही बात है। उसके बाद सीमाओं की बात करें, अवगुण जो इसके हो जाएंगे, खर्चीली है बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट फ्री में तो नहीं हो जाएंगे। विश्वसनीय आकलन कठिन होता है, कई बार एक्सपेरिमेंट काम करता भी है, कई बार नहीं भी करता। जैसे अगर आप एसिड बेस वाला कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो लिटमस पेपर पे कई बार जो लिटमस पेपर खराब होता है तो फिर वो ठीक कलर नहीं देता, तो हम कैसे माने कि वो ठीक है या नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कई बार सही नहीं होते किसी वजह से, तो फिर वो अविश्वसनीय हो जाते हैं। प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, क्योंकि जो प्रयोगकर्ता होगा, एक्सपेरिमेंट करने वाला, चाहे वो टीचर हो या कोई भी निरीक्षक हो, वो पहले से ही बता देता है बच्चों की ये होगा बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करने से ये होगा। तो फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो हो या ना हो, फिर बच्चा मान लेता है कि हाँ भाई हो गया। नमूने में त्रुटि हो सकती है, जो भी ये सैंपल लिए हो, किताब में लिखा नहीं है कि आपको कितना लिटमस लेना है या कितना जो बूंद है वो डालनी है, और हमने ज्यादा डाल दिया, इसलिए शायद हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं हुआ। गंभीरता का अभाव होता है इसमें, बच्चे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर इसमें गंभीरता आती ही नहीं है। सामान की अनुपलब्धता, कई बार हमारे पास जो सामान ही नहीं होता, उपकरण ही नहीं होते, ट्यूब्स ही नहीं होते कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें।
खासकर गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है डिस्कशन यानी परिचर्चा। अब डिस्कशन क्या होता है? आपस में बातचीत करना डिस्कशन होता है। तो इसके गुण क्या हो जाएंगे? सक्रिय साझेदारी, बिल्कुल बच्चे भी और टीचर भी दोनों एक्टिव रूप से काम करते हैं। अधिगम अर्जन, इसमें बहुत ज़्यादा स्व अधिगम अर्जन होता है, यानी खुद ही बच्चा सीखता है डिस्कस, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो बच्चा भी कुछ पूछेगा, फिर टीचर आंसर करेंगे, फिर दोनों मिलके उस आंसर करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे उसमें, तो ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कक्षा कक्ष जीवंत पर्यावरण, जो क्लासरूम होगा ना वो एकदम जाग उठेगा जब डिस्कशन होता है। तो सोचने की गति में वृद्धि होती है और नए नए पॉइंट्स बच्चों में आते हैं। आपने भी देखा होगा जब कभी क्लास में डिस्कशन होता है, कोई बच्चा कोई और पॉइंट देता है, कोई बच्चा कुछ और पॉइंट देता है, ऐसे 10-15 पॉइंट तो क्लास में ही बन जाते हैं। प्रभावी अधिगम होता है, प्रभावी प्रतिधारण होता है, रुचिकर विधि होती है, धैर्य का विकास होता है, नेतृत्व प्रशिक्षण होता है और रटंत प्रणाली इसमें निरुत्साहित होती है। रटने पे ये नहीं बल देता। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके डिस्कशन के। सीमाओं की बात की जाए तो इसमें सीमित गुंजाइश है, हर टॉपिक के लिए हम डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ साइंस की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हैं तो हैं, उस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, वो वही रहेगी। बहिर्मुखियों द्वारा आधिपत्य हो जाता है। क्या होता है कि क्लास में जो बच्चे बोलने वाले होते हैं ना, सिर्फ वही बोल रहे होते हैं, आंसर दे रहे होते हैं, तो वही आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। बाकी जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट बनकर ही बैठा रहेगा। छात्रों द्वारा कम तैयारी करना, कई बार बच्चों को तैयारी ही नहीं होती। मान लीजिए कोई टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो कुछ पढ़ ही नहीं आए, तो टीचर आके खड़ा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो डिस्कशन ही नहीं होगा। अधिक समय लगता है डिस्कशन में ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। टॉपिक कहीं से कहीं और भी पहुंच जाता है कई बार, तो टाइम जो है लंबा खिंच जाता है। आयोजित करने की योग्यता में कमी, टीचर में योग्यता नहीं होती कई बार इसको आयोजित करने की, कि बच्चा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि टीचर आंसर ही ना कर पाए। चलो करेक्ट आंसर नहीं, कुछ तो बताए वो उससे रिलेटेड, है ना। उसके बाद अनुशासनहीनता, इसमें डिसिप्लिन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्कशन है, बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। विषय से भटकना, मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, डिस्कशन हो रहा है तो बात शुरू टॉपिक से होगा, लेकिन टॉपिक फिर डिस्कस करते हुए कहीं और ही पहुंच जाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। बस, तो खत्म हो गया आपका यूनिट 2। इतने ही आपके सिलेबस में यूनिट 2 में जो भी था। चलिए नो, अभी आपका जो है ये यूनिट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक, वो है 2009 के शिक्षण अधिकार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युक्तियाँ। तो काफ़ी बड़ा सा नाम है इस टॉपिक का ही, कुछ बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। सिर्फ इसमें ये पूछा गया है कि 2009 में जो शिक्षण अधिकार दिए गए थे बच्चों को, तो उसमें किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करने की बात कही गई थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2009 का जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षण अधिकार जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा। वैसे तो ये आप इंटरनेट पे चाहें तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, बट जो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो आपका युक्तियाँ हैं, यानी टेक्निक जो इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहले मैं RTE बता दूँ, 2009 राइट टू एजुकेशन। इसमें 4 A बताए गए हैं जिसको इन्होंने फॉलो करने की बात कही थी, जिसमें पहला ए जो है वो है अवेलेबिलिटी। देखिए जब आप ये आंसर करेंगे ना, ये 2009 का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप ये 4A वाला बताएंगे तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव आंसर बनेगा। प्लस सीटेट के हिसाब से भी आपके लिए 2009 का RTE बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ए जो है वो है अवेलेबिलिटी, यानी निःशुल्क। इसमें बताया गया था कि निःशुल्क शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, अभी भी दी जा रही है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, यानी शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए हर बच्चे तक, चाहे वो किसी भी तबके का हो, जाति का हो, धर्म का हो, या गरीब हो, अमीर हो। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी, यानी विषय वस्तु की गुणवत्ता, जो विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और चौथा ये है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आवश्यकता अनुसार, कि जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता है वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसा कि अब होता भी है, आफ्टर 10th आप लोगों को चॉइस मिल जाती है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। तो ये 4A के ऊपर हमारा RTE 2009 जो है वो बनाया गया था। अब जो मेन चीज है वो है युक्तियाँ, यानी ये जो 4A इन्होंने बताया कि ये होना चाहिए। इसके लिए 2009 का जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने टेक्निक कौन सी लगाई, क्या क्या ऐसी युक्तियां लगाई जिससे ये काम हो सके। तो सबसे पहले इन्होंने कोटा दिया।
कोटा यानी वंचित वर्ग को आरक्षण दिया, तभी तो सारे आ पाएंगे, पहुंच हो पाएगी सबके पास, ठीक है। उसके बाद मिश्रित कक्षाएं दी, मिश्रित यानी मिक्स क्लासेस, सब आओ एक साथ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद निशुल्क शिक्षण दिया इन्होंने कि जो शिक्षण जो होगा वो निशुल्क है, आप बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए, आपको टीचर को कोई फीस नहीं देनी, गवर्नमेंट देगी। उसके बाद कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी इन्होंने बोला कि आप सारे आओ, एक कास्ट मतलब किसी भी कास्ट के हो, कहीं के भी हो, आप लोग आओ, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अगर होता है तो फिर ये रॉन्ग होगा। उसके बाद विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त अवसंरचना, कि विकलांग बच्चे भी अब साथ में पढ़ेंगे तो उनके लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं जैसे व्हील चेयर हो गई, या फिर जो सीढ़ियों के साथ साथ एक और सीढ़ी होती है ना जो जिसपे व्हील चेयर चलती है, मतलब स्लाइड की तरह होती है वो बनवाना। तो ये सब टेक्निक इन्होंने अपनाया और ये अभी भी स्कूल्स में होता है और ये काफी हद तक जो है मुझे लगता है कि काम भी कर रहा है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच हो रही है शिक्षा की, और ये चीजें आपको स्कूल में भी देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस वगैरह नहीं लगती है और वंचित वर्ग को जो है आरक्षण मिलता है, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी आरक्षण जो है वो मिलता है। तो ये तो थी युक्तियां, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, समस्याएं भी हैं कि अभी इन चीजों को गवर्नमेंट ने बता तो दिया, लेकिन 100% ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्या समस्या आ रही है? पहला, स्कूल से बाहर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक पहुंचे ही नहीं है, तो वो स्कूल की जो फैसिलिटी है वो कैसे लेंगे कि फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन स्कूल तो जाएं तभी तो एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के स्कूल अब इतने टाइप के हो गए हैं, 1000 टाइप के, जबकि सिलेबस सबको मालूम है कि एनसीईआरटी द्वारा ही दिया जाना है, बट प्राइवेट स्कूल इतने बड़े बड़े हैं और फिर पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट स्कूल पीछे रह जाता है। विभिन्न भाषाएं, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत इतनी भाषाएं हैं कि वो भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लेकर आती है। धनी व निर्धन वर्ग की असमानता, धनी है तो इतना धनी है, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और गरीब इतना है कि वो गवर्नमेंट में भी नहीं भेज पा रहा है, बच्चे को काम पे लगा रहा है। उसके बाद उत्तरदायित्व में असमानता, कि टीचिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो सबको ड्यूटीज दी गई हैं वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जब आपका 2009 से रिलेटेड ये युक्तियों वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये प्रॉब्लम्स भी डाल देंगे, ठीक है। तो अब आपका यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपका था लास्ट टॉपिक करिकुलम के यूनिट 2 का। आई होप कि आपको समझ में आया।